Hello students, welcome to our channel. So today we will discuss the next topic और आज का हमारा टॉपिक है सेल्स, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 क्लास 12 फिजिक्स के अंदर आज हम सेल, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते होंगे सेल हमारे कितने प्रकार के होते हैं। हम सेल के कई क्लासिफिकेशंस करते हैं। सेल्स को सेल्स के वन क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसको प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सेल वो होता है जिसके अंदर एक बार चार्ज किया जा सकता है, उसके बाद उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, वो दोबारा से रिचार्ज नहीं होता है। प्राइमरी सेल्स के बाद सेकेंडरी सेल वो होता है जिसको हम बार बार चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेल्स के अंदर भी सेल्स दो तरह के होते हैं, लिक्विड सेल और ड्राई सेल। लिक्विड सेल वो होते हैं जिसके अंदर जो सॉल्यूशन है हमारा इलेक्ट्रोलाइट वो हमारा लिक्विड होता है, और ड्राई सेल के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो ड्राई होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो प्राइमरी सेल्स होते हैं जिनमें हम लिक्विड सेल की बात कर रहे हैं, वो जनरली क्लास 12 की जो प्रैक्टिकल्स में काम आते हैं उनमें एक लेक्लांसे सेल आता है और एक डैनियल सेल आता है। लेक्लांसे सेल जो है उसका ईएमएफ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 वोल्ट के नियर अबाउट ये अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देता है। और जो लेक्लांसे सेल है वो ईएमएफ 1.5 देता है, और डैनियल सेल जो है वो हमको अप्रॉक्सीमेटली 1.2 या 1.1 के नियर अबाउट ईएमएफ हमको प्रोवाइड करता है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी लिक्विड सेल्स के बारे में। तो लिक्विड सेल्स की अगर अपन इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का वो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो हिंड्रेंस है, वो रुकावट है जो करंट के पाथ में वो सेल ऑफर करता है उसके इलेक्ट्रोलाइट के कारण। यानी कि किसी भी सेल के अंदर जो सॉल्यूशन मौजूद होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते समय एटम्स और मॉलिक्यूल्स से कोलाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इस हिंड्रेंस और इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेल के बारे में थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, फिर मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और इसके अलावा एक तीसरी टर्म हमारी जो थी वो आपकी ईएमएफ थी। तो इस ईएमएफ वाली टर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जनरली स्टूडेंट्स ईएमएफ और वोल्टेज या ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को एक ही समझते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है। ईएमएफ और वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनको अपन कुछ कैलकुलेशंस के साथ में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा डिस्कशन बता रहा हूँ, यानी कि वर्बल डिस्कशन बता रहा हूँ। तो वर्बल डिस्कशन में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं वर्बली ये बोलूँगा कि ईएमएफ सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में ओपन सर्किट में वोल्टेज होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल के अंदर क्लोज्ड सर्किट में उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज होता है। तो इसको अपन डायग्रामेटिकली शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसको डायग्राम बना के दिखाऊंगा। तो जैसे मेरे पास दो डायग्राम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दिस डायग्राम। ये मेरे पास एक बैटरी है, इसमें मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस एंड देन की एंड देन दिस इज द सर्किट। ओके, जब आपने ये सर्किट ड्रॉ किया तो इसमें हमने ये कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बताया, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से डिनोट किया। ये आपकी की है जिसको अपन ने सर्किट को क्लोज दिखाया है, यानी कि की का क्लोज होने का मतलब है करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये करंट फ्लो हो रहा है। बैटरी का जो ईएमएफ है उसको कैपिटल ई से डिनोट किया। तो इस पूरे सर्किट के अंदर जो हमारा करंट फ्लो होगा, मान लेता हूं मेरा आई करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि सर्किट क्लोज होगा तो करंट फ्लो होगा। सर्किट अगर ओपन होगा मतलब डिसकनेक्टेड होगा। ध्यान रखिएगा, हम लोग ओपन सर्किट का मतलब क्या मानते हैं? कनेक्टेड सर्किट। ठीक है, सर्किट कनेक्टेड, और हम डिसकनेक्टेड, दिस इज ओपन सर्किट, दिस इज डिसकनेक्टेड। और जब हमारा क्लोज सर्किट होता है तो अपन इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कनेक्टेड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ओपन सर्किट डिसकनेक्टेड, क्लोज सर्किट कनेक्टेड। ओपन सर्किट का मतलब इसमें करंट क्या है? I इज इक्वल टू 0, और इसमें I एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस बता दिया। अब इसके बाद जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सेल से बाहर डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट में रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो हम बाहर इसलिए दिखा सकते हैं क्योंकि उसका कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, सेल के बाहर लेने पर उसमें कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो मैं जब सबसे पहले दो टर्मिनल्स मार्क करूंगा, ये आपका पॉइंट P है
और ये आपका पॉइंट Q है, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट जो मैंने मार्क किए हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर मार्क कर देता हूँ, दिस इज Q एंड दिस टर्मिनल इज P। तो मैं आपसे दो टर्म्स को डिफाइन करने जा रहा हूँ, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले मैं EMF की बात करूंगा। तो EMF हमेशा सेल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सर्किट में सर्किट हमारा क्या होता है, डिस्कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, ओपन सर्किट के अंदर। ये किसमें होता है, ओपन सर्किट के अंदर, जब हमारा करंट जो है वो 0 होता है। और ये क्लोज सर्किट के अंदर मेजर किया जाता है जब हमारा करंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी करंट फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों में मेजरमेंट में डिफरेंस है। बाकी दोनों ही चीजें क्या हैं, दोनों ही चीजें सेल्स के दोनों टर्मिनल्स के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। सेल्स के दो टर्मिनल्स, मैंने सेल के दो टर्मिनल P और Q बताए हैं क्योंकि उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में ही हमारा अंदर ही इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और अंदर ही आपका सेल होगा। तो उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर ये की क्लोज्ड है, करंट फ्लो हो रहा है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, PQ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन, इसको अपन समझने के लिए इसको आप यहाँ लिख सकते हैं VPQ, सॉरी दिस इज VPQ, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। कब है, ये क्लोज सर्किट में। और ये आपका वापस से VPQ होगा, ये किस केस में होगा, जब आपका ओपन सर्किट है। तो इसको एनालिसिस अपन करके समझ लेते हैं कि क्या होगा। मैं पहले क्लोज सर्किट की बात कर रहा हूँ। तो आप स्टार्ट करते हैं Q पॉइंट से और हम जाते हैं P पॉइंट तक। तो जब अपन Q पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं तो मैं सबसे पहले वोल्टेज लिखूंगा Q पॉइंट का। तो मेरा Q पॉइंट का जो वोल्टेज है वो क्या है, Q है, ठीक है। मान लेते हैं मेरा Q पॉइंट का वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल क्या है, Q है। इसके बाद करंट के अलोंग चल रहे हैं अपन, तो करंट के अलोंग चलने पर जो भी हमारा पोटेंशियल होता है वो ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के ऊपर। मैंने आपको बताया था हर रजिस्टर के ऊपर पोटेंशियल गिरता है या ड्रॉप होता जाता है, उसको अपन -IR के साथ डिनोट करते हैं। तो -I × R विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ऑन दिस रजिस्टर। उसके बाद हम इस EMF से जब गुजरेंगे, इस सेल से गुजरेंगे, तो लोअर टू हायर जाने पर कैपिटल E अमाउंट का जो पोटेंशियल है वो हमारा ऐड हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही मैं लोअर टर्मिनल नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, कितना वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, दिस EMF के बराबर का पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो मैं +E के साथ इसको ऐड कर लूंगा। फिर उसके बाद मैं किस पॉइंट पे आ गया, P पे, यानी कि अब जो मेरा पोटेंशियल बना है, अब जो भी मेरा पोटेंशियल यहाँ पर, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी पोटेंशियल एडअप होके आया है वो किस पॉइंट के बराबर होना चाहिए, इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर। तो अपन क्या लिखेंगे, VP। तो अब इस चीज से अपन को क्या निकालना है, VP - VQ। तो मैं VQ को अगर उधर ट्रांसफर कर दूं, इफ आई ट्रांसपोज VQ ऑन द राइट हैंड साइड, देन I will get VP - VQ is equal to E - IR. This is the final result obtained। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्लोज सर्किट में होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन EMF नहीं कह सकते, उसमें EMF के अलावा एक -IR करके क्वांटिटी जो है, जो IR करके जो क्वांटिटी है वो भी सब्सट्रैक्ट हो रही है, यानी कि इट इज स्लाइटली लेस देन E, ठीक है। तो ये किस केस में है, ये आपका क्लोज सर्किट में है जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। तो अब ये कौन सा केस हो गया, दिस वाज फर्स्ट वन एंड दिस वाज सेकंड वन। तो ये आपका कौन सा केस हो गया, सेकंड केस हो गया। तो ये आपका क्लोज सर्किट में जो भी पोटेंशियल दोनों टर्मिनल्स के बीच जो डिफरेंस आता है, सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में, उसको अपन EMF नहीं बोलेंगे, उसको E - IR बोलेंगे, और उसकी जो टर्म होगी उसको ओनली पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर यही सिचुएशन में अगर ओपन सर्किट होता, यानी कि की को हम डिस्कनेक्ट कर देते, की को ओपन कर देते, तो करंट हमारा 0 हो जाता, और करंट 0 होता तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती, आप इसको 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, आप इसको 0 पुट करेंगे तो E - 0 यानी कि E वैल्यू आएगा। तो सेकंड केस, यानी कि जब हमारा ओपन सर्किट होता तो E - 0 यानी कि E, ये आपका कौन सा केस बन जाता, ये फर्स्ट केस बन जाता, ये आपका ओपन सर्किट। तो ये ओपन सर्किट का जो वोल्टेज है उसको अपन EMF कहेंगे, और जो क्लोज सर्किट का वोल्टेज है उसको अपन वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, जिसकी वैल्यू E - IR हो। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन potential difference across the terminals of a cell in closed circuit and the EMF in open circuit। ओके, सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपको तीनों चीजें थोड़ी सी एक्सप्रेस कर दी हैं। एक और लास्ट जो थिंग है वो मैं थोड़ा सा और एक लास्ट पॉइंट और ले लेता हूँ उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको यहीं पर स्टॉप करके, पॉज करके इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं इसको रब कर देता हूँ।
इसके बाद मेरा एक छोटा सा पॉइंट है वो डिस्कशन से अभी बच जाता है। तो मान लेते हैं इसके अंदर करंट आई आर बह रहा है, तो इसके ऊपर जो ड्रॉप आएगा वो माइनस आई इंटू कैपिटल आर आएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर जो ड्रॉप आएगा माइनस आई इंटू आर आएगा कैपिटल आर। तो इसकी जो वैल्यू पी और क्यू के बीच के टर्मिनल्स की जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगी वो इस आई आर के बराबर ही आएगी, क्योंकि ध्यान से देखो आप, पी और क्यू टर्मिनल्स के बीच में ही हमारा बैटरी कनेक्टेड था, ठीक है, ऑन द लोअर साइड, एंड ऑन द अपर साइड पी और क्यू टर्मिनल्स के बीच में ही हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ रहा है वो ही पोटेंशियल डिफरेंस मेरे बैटरी के अक्रॉस आ रहा है। तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, जिसको मैंने वैल्यू लिखा था आपके लिए, वैल्यू बताया था मैंने, कितना आया था, Vp माइनस Vq जो आया था मेरा वैल्यू, वो आया था E माइनस आई आर, सॉरी E माइनस स्मॉल आर, ये आया था। और सिमिलरली इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में ही मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये Vp माइनस Vq ये सेम वैल्यू ही किसके लिए आएगी, इस आई आर के लिए, यानी कि ड्रॉप जो होगा कितना हुआ, ये आपका I इंटू आर हो जाएगा। इसमें माइनस आई आर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों का टर्मिनल जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो उसका जो वैल्यू है वो कितना है, वो आई आर है। तो आपको मैंने ये चीज समझा दी। अब ये दोनों ही Vp माइनस Vq है, तो इनको इक्वेट कर सकता हूँ मैं, तो इनको इक्वेट करूंगा तो आई आर, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं इक्वेट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। अब आप एक तरफ लेके आ जाओ इस टर्म को, तो ये हो जाएगा I इंटू कैपिटल आर माइनस आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल ई। आई कॉमन लेंगे अगर अपन, तो फाइनली आर, सॉरी दिस ट्रांसफर करके प्लस होगा, प्लस आर इज इक्वल टू ई। अब यहाँ से फाइनली जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो ये मिल रहा है, कैपिटल आई करंट इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब ये जो करंट की वैल्यू आई है हमारी, उसमें मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं करंट की चाहता हूँ तो क्या हो सकता है इस केस में, फॉर आई मैक्स, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसमें अपन, फॉर आई मैक्स, आई मैक्स, आई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे आर की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी, क्योंकि आर में चेंज कर नहीं सकता, इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में पहले से फिक्स्ड है, चेंज कर नहीं सकते। क्या चेंज करेंगे, इसको मिनिमाइज अगर मैं कर दूं, इसको अगर मिनिमम बना दूं, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी से छोटी कर दूं, इसको चेंज नहीं कर सकते तो इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू मिनिमम करेंगे, तो डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो मेरा ओवरऑल फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आई मैक्स के लिए मुझे आर की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, और वो आई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, वो आई मैक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, वो आई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई एम एफ डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये आपका एक और लास्ट पॉइंट था। सो आज आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जितना मैंने डिस्कशन किया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करूंगा अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी सिलेबस। टिल देन स्टडी वेल, थैंक यू वेरी मच।